हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी। देखिए, आज हम फिर से इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने पहले से एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और मतलब बहुत सी बेसिक चीज़ को उसमें देखा था, एक इंट्रोडक्टरी क्लास वो केवल थी। तो आज मैं एक दूसरे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ इसमें शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर ये टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से ना भी पढ़ा जाए तो एक अवेयर नागरिक होने के नाते हमें देश का ये टॉपिक के बारे में पता रहना चाहिए। ये है बजट। बजट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमको जानना ही चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे कोई पीएचडी या फिर कोई मास्टर्स तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता रहनी चाहिए वो हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एसएससी और डिफेंस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके बजट से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे इन वीडियोस में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा आज का है बजट। ठीक है, टॉपिक हमारा है बजट, जिसको हम BUDGET स्पेलिंग है बजट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बजट का मतलब है क्या। देखिए, बजट आपको सुनने से ही लग रहा होगा कि ये हिंदी वर्ड तो है नहीं। ठीक है, बजट हिंदी का कोई वर्ड नहीं है। तो बजट का मतलब क्या है, और अगर आप अपडेटेड रहते हैं, जब भी बजट हमारा पेश किया जाता है, आप देखते होंगे तो एक खास तरीके से उसको पेश किया जाता रहा है। अगर इस साल की बात छोड़ दें, इस साल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने हमारे बजट को पेपरलेस तरीके से इस बार क्या किया था, उसको पेश किया था। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक डिजिटल मिशन है उसको प्रमोट करने के लिए भी एक सांकेतिक रूप से किया गया था, और कोविड-19 के बाद हमने इस चीज़ को ऐसे किया था। अगर उससे पहले की बात अगर आप देखें, पहले जाएं 2019 में जाएं, 18 में जाएं, तो एक खास तरीके से इसको हमेशा से पेश किया जाता रहा है। तो वो कैसे पेश किया जाता रहा है, देखो आपने देखा होगा, जब भी बजट पेश किया जाता था तो उसको एक बैग में डाल करके लाया जाता था। ठीक है, हमेशा एक बैग में उसको लाया जाता था। बजट को हमेशा एक बैग में लाया जाता था जब भी इसको पेश किया जाता था। लेकिन 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने इस ट्रेडिशन को तोड़ा, और इस ट्रेडिशन को तोड़ करके उन्होंने क्या किया, बैग में न ला करके एक मतलब एक तरीके का एक बही खाता टाइप था। ठीक है, ऐसे कुछ था, लिफाफा टाइप का था बड़ा सा। ठीक है, इस तरीके का था, उसमें उसको लाया गया था, और जिसमें बीच में क्या था, हमारा नेशनल एम्बलम बना हुआ था। ठीक है, इस तरीके से वो बना लाया गया था। तो उसकी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा था। ठीक है, उस टाइम पे 2019 में इस ट्रेडिशन को उन्होंने तोड़ दिया था। तो उससे पहले लेकिन एक लेदर बैग में लाया जाता था। तो हमें यही समझना है कि ये लेदर बैग में लाया क्यों जाता था। देखो, इस तरीके के बैग में इसको 2019 से लाना शुरू किया गया। आपको शायद दिख रहा होगा, शायद ब्लर हो रहा होगा, लेकिन ये आपको बैग दिख रहा है। ये वो बैग है जिस पे लाया गया था, ये वो बैग है। ठीक है, इस तरह का बैग था जिसमें ये लाया गया था, और यहाँ पे हमारा नेशनल एम्बलम लगा हुआ था। ये 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने इसको ऐसे किया था। तो हमें अब ये देखना है, इससे पहले जो लाया जाता था कैसे लाया जाता था। मैंने बताया कि एक बैग में लाया जाता था। क्यों लाया जाता था एक बैग में इस बजट को। देखो, बजट जैसे कि मैंने बोला कि ये हिंदी का वर्ड तो है नहीं, तो पहले इसके शाब्दिक अर्थ को ही हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब एक्चुअली में होता क्या है। BUDGET बजट, इसका मतलब होता क्या है। देखो, जो बजट है ना, बजट एक्चुअली में जो इसकी उत्पत्ति हुई, इसका जो ओरिजिन है, वो हुआ है, एक शब्द है, फ्रेंच वर्ड है, जिसको हम बोलते हैं बुगेट। BUGUET, ये एक फ्रेंच वर्ड है बुगेट। ठीक है, इस वर्ड से इस बजट वर्ड की उत्पत्ति हुई है। तो ये कौन सा वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है, यानी कि क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है। अगर आप बजट को फ्रेंच में बोलेंगे तो ऐसे बोला जाएगा, और अगर आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इस वर्ड को, तो उसको क्या बोला जाएगा, बजट बोला जाएगा। यानी कि आप इस साइन का मतलब समझते होंगे, शायद मैं समझता हूँ। अगर आप इसको इंग्लिश में लेके आएंगे तो इसका मतलब बजट, और अगर इसको आप फ्रेंच में बोलेंगे तो इसका मतलब बुगेट हो जाएगा। तो बुगेट एक वर्ड था, फ्रेंच वर्ड, इसी से इसकी ओरिजिन इसका हुआ है। तो बुगेट का मतलब क्या होता है। देखिए, फ्रेंच वर्ड है ये, इसका अगर आप बुगेट का मतलब देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका मतलब होता है अ लेदर बैग। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, एक लेदर बैग। बुगेट का मतलब होता है एक लेदर बैग। तो इसका कोई खास ऐसा रीजन था नहीं, हम लोग इसको एक बैग में ही क्यों लाते थे। हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब क्योंकि एक लेदर बैग होता है, तो 2019 से पहले इसको क्या किया था, ट्रेडिशनली एक लेदर बैग में लाया जाता था। ठीक है, तो कोई खास वैसा लॉजिक ऐसा नहीं है, केवल और केवल इस वजह से इसको ऐसे लाया जाता था। 2019 में इस ट्रेडिशन को तोड़ा गया, और कैसे लाया गया था,
इस बैग में इसको लाया गया था। और 2021 में क्या किया गया, 2021 में इसको फिर तोड़ दिया गया ट्रेडिशन को, और 2021 में अब कैसे लाया जा रहा है, पेपरलेस तरीके से इसको पेश किया गया था। देखो बजट की हम बात कर रहे हैं, तो बजट की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे संविधान में बजट का जिक्र कहाँ पे किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये वर्ड है ना बजट, BUDGET, ये बजट वर्ड हमारे पूरे संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा गया। एक भी सिंगल जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इस बजट वर्ड का जिक्र हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, हम बोलते हैं इसको आर्टिकल नंबर 112, 112। तो ये आर्टिकल हमारे संविधान का, ये आर्टिकल हमारे बजट के बारे में बात करता है, लेकिन वहाँ पे भी इस वर्ड का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, पूरे संविधान में कहीं पे भी इस वर्ड का यूज नहीं किया गया। तो कौन क्या इस्तेमाल किया गया है इसकी जगह पे, हमारे संविधान में बजट के जिस वर्ड का यूज किया गया है उसको बोला गया है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। ठीक है, जिस बजट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया गया है वो ये, बजट कहीं पे भी यूज नहीं किया गया। एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, इसका यूज किया गया आर्टिकल नंबर 112 में। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट ब्रैकेट में बजट का जिक्र कहाँ पे किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 112 में किया गया है। इसको आप जरूर से नोट कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल दी गई है, उसमें मैंने सब कुछ नोट किया हुआ है, फिर भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वार्षिक, इसको बोला जाएगा वार्षिक। फाइनेंस होता है वित्तीय, और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय, स्टेटमेंट का मतलब होता है विवरण। ठीक है, स्टेटमेंट को हम बोलते हैं विवरण, तो इसको हिंदी में बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत के कौन से संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र या उल्लेख किया गया है, वो है हमारा अनुच्छेद नंबर 112। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी थी या इसको आपको पता होना चाहिए था। अब हम आते हैं बजट। बजट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, बजट को क्या मतलब, क्या इसका मतलब है, कैसे परिभाषित करोगे बजट को। देखिए आप इंडिविजुअल पे चले जाइए, अपने घर पे आप देख लीजिए, जैसे अभी दिवाली का माहौल था, तो दिवाली से पहले आपके पेरेंट्स ने या आपने स्वयं ने भी क्या किया होगा कि यार दिवाली आने वाली है तो इसके लिए मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मुझे तैयारी करनी है, बहुत सारी चीज़ें खरीदारी करनी होती है, और मेरी जो इनकम है उसके हिसाब से मैं एक्सपेंडिचर करूँगा, जितने मेरे आय होती है उसी हिसाब से मैं खर्चा करूँगा। तो इसके लिए आपने पहले ही एक ब्यौरा तैयार कर लिया होगा कि मैं इस महीने यानी कि अक्टूबर में इतनी इतनी सेविंग करूँगा, ताकि मैं दिवाली के खर्चे के लिए यूज कर सकूँ नवंबर में। तो आपने क्या किया, अपनी जो इनकम हो रही है, जो जहाँ से भी आप कमाते हैं, उस चीज़ को आपने सेव किया, अलग अलग खर्चों से बचा करके सेव किया, और फ्यूचर में मेरा कैसा खर्चा होने वाला है उस चीज़ को एस्टिमेट करते हुए आपने आकलन किया और सेव किया, और दिवाली में इसको खर्च किया। तो इस चीज़ से हमें क्या समझ में आता है कि बजट, यही चीज़ बजट है। ठीक है, यही आपने जो तैयार किया ना, जो ब्यौरा आपने तैयार किया, इसी को बजट बोलते हैं। तो आपने इसको कैसे बोलेंगे, बजट क्या है, एक बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस है, यानी कि किस किस के बीच में बैलेंस है कि आपका होने वाला खर्चा क्या है और आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम क्या है और आपका खर्चा क्या होने वाला है। इसका जब आप ब्यौरा तैयार करते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट। बहुत ही लेमन वाली परिभाषा है, मुझे लगता है कि इससे आपको समझ आ जाएगा। दिस इज अ बैलेंस बिटवीन एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन ये कब के लिए किया जाता है, अब हम इसको इंडिविजुअल लेवल से उठा के गवर्नमेंट लेवल पे या देश के लेवल पे देखते हैं। अब देखिए हमारी तो, जैसे हम जॉब करते हैं, कहीं पे भी हम जॉब करेंगे तो हमारी सैलरी फिक्स होती है या हमारी इनकम फिक्स होती है कि हाँ हमें ये सैलरी मिलने वाली है। लेकिन गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की सैलरी फिक्स नहीं होती, गवर्नमेंट इस साल कितना कमाएगी ये फिक्स नहीं होता है। क्यों, गवर्नमेंट के कमाने के संसाधन के साधन क्या होते हैं, टैक्स होता है, और ट्रांसपोर्ट के साधन जो आपको सर्विस देती है गवर्नमेंट, वहाँ से कमाती है, आपके चालान कटते हैं, फीस फाइन्स आप पे पड़ती हैं, इन जगहों से गवर्नमेंट कमाती है। अब ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे कभी भी गवर्नमेंट की एक फिक्स कमाई नहीं हो सकती है, यानी कि इस साल हो सकता है ज़्यादा हो, अगले साल कम भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट कभी ये नहीं बोल सकती कि मेरी कमाई या मेरी इनकम ये है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक अंदाजा, एक एस्टिमेट लगाती है कि मेरा कितना खर्चा होगा या कितनी मेरी इनकम होने वाली है, एक एस्टिमेट करती है अपने रेवेन्यू का, और अपने एक्सपेंडिचर का भी वो एस्टिमेट करती है जरूरत पड़ने पे। देखिए अभी कोविड-19 आया, गवर्नमेंट को 2018 के टाइम पे नहीं मालूम था कि कोविड-19 आने वाला है,
अगर पता होता तो उसके लिए अलग से ये बजट निकाल के रखा गया होता, लेकिन नहीं पता था तो अचानक से इस पे खर्चा करना पड़ा गवर्नमेंट को। तो ये क्या था, अगर पता रहता, हमें कोई भी चीज़ पता नहीं रहती है गवर्नमेंट लेवल पे कि आगे क्या खर्चा होगा और क्या खर्चा नहीं होगा, तो ये सारा हम क्या लेके चलते हैं, एस्टिमेट लेके चलते हैं कि हमारे इतना इनकम होगी और इतना हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो हमारी इतनी इनकम के हिसाब से कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसके ही बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। अब मैं समझता हूँ इतना डिटेल में बताने के बाद आपको बजट का मतलब तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। ये एक बैलेंस है बिटवीन एस्टिमेटेड इनकम या रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर और कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ये कभी भी इस साल के लिए नहीं, अगले साल के लिए होता है, ठीक है। ये बात इसमें जरूर ध्यान रखना। तो आगे आने वाला फाइनेंशियल ईयर है कमिंग फाइनेंशियल ईयर, ये हमें इस साल के लिए बजट को पेश किया जाता है कि आने वाले अगले साल में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें मेरी क्या इनकम होगी और क्या मेरा एस्टिमेटेड उसमें रेवेन्यू सॉरी एक्सपेंडिचर है, उसके बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, ठीक है। आपको ये बात मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से समझ आ रही होगी। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया कमिंग फाइनेंशियल ईयर। एक होता है ईयर, तो हमारा होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ये होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये नॉर्मल ईयर नहीं है, ये है आपका फाइनेंशियल ईयर जो आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का ये होता है, ठीक है। इतनी डिटेल में बताने के बाद बजट आपको इसकी परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। देखो बजट जब मैं आपको इसकी परिभाषा समझा रहा हूँ तो इसमें मैंने आपको 2 वर्ड का यूज किया, क्या क्या, एक आपका किया इनकम, क्या क्या वर्ड्स का यूज किया मैंने इसमें, एक यूज किया इनकम, ठीक है, एक था इनकम और दूसरा मैंने यूज किया किसका, एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा। देखो बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश तो ये है नहीं, आप इंग्लिश में ही इसको पढ़े तो ज़्यादा इजी भी रहता है, हिंदी में जाने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक्स हिंदी में टफ रहती है। देखो जब मैं बजट बता रहा था, बजट की परिभाषा बताई, तो इन 2 वर्ड्स का यूज मैंने किया, एक इनकम का यूज किया और एक एक्सपेंडिचर का यूज किया, क्योंकि ये बजट इन दोनों के बीच का ही बैलेंस है। अब हम इंडिविजुअल टॉपिक को देखेंगे कि इनकम क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। काफ़ी ठीक ठाक टॉपिक है, अच्छे खासे लेंथ के हैं, तो आज हम इनकम को समझना शुरू करेंगे। पूरा इनकम तो हो नहीं पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत समझेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक में एक्सपेंडिचर को समझेंगे, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर को हम समझते हैं क्योंकि मैंने इन 2 वर्ड्स का यूज इसमें किया था। देखो इसको बताने से पहले मैं क्या करना चाहूँगा, आपको 1-2 फैक्ट बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लो बजट के बारे में। ये हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है, पहले मैं 2-3 आपको फैक्ट बताता हूँ। क्या बताता हूँ, हमारे देश का पहला बजट कब पेश किया गया था, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया ये कब पेश किया गया था। एक क्वेश्चन ये आता है कभी कभी, ठीक है, एक क्वेश्चन ही है लेकिन आप कभी कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक पहला बजट कब पेश किया गया था इंडिया का और दूसरा किया जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया, और दूसरा ये पूछते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने बन जाते हैं। तो देखो हमारे अगर बात करें इंडिया के पहले बजट की, तो इंडिया का पहला बजट कब पेश किया गया था, हाँ 1860 में इसको पेश किया गया, ठीक है। 1860 में इंडिया का पहला बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि किसके द्वारा इसको पेश किया गया था, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, जेम्स विल्सन। ये फैक्ट है, आप इसको जरूर याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दे रहा है, जेम्स विल्सन, ये मैंने सारे पीडीएफ में भी दिए हुए हैं। 1860 में इंडिया का पहला बजट पेश किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया गया था वो 1947 में पेश किया गया था, और तब 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1947 को इंडिया का पहला स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था, तो इसी तरीके से अगर हम बोले तो ये जो बजट है इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट, ये किसके द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूँ, इनका नाम जैसे याद आएगा। तो ये किसी और व्यक्ति के द्वारा किया गया था, ये तो हमें पता ही है।
तो ये फैक्ट आपको याद रख लेने हैं कि ये और ये जरूर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। हाँ, इनका नाम है आर के शानमुखान या शानमुखन, जो भी कुछ था, शानमुखान चेट्टी। ठीक है, आपको ये जरूर याद कर लेना है। ठीक है, आर के शानमुखन चेट्टी, ये थे वो व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को, और 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया था। देखो, अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो मैं आपको बताता कौन सा आएगा, इनकम। हम देखते हैं इनकम क्या होती है। ठीक है, बजट में अब हम पहले इनकम को देख लेते हैं। देखो, इनकम मतलब क्या होता है, आय। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, ये काफी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। इनकम क्या होता है, इनकम मतलब होता है आय। देखो, अब आपकी इनकम कैसे हो सकती है, या गवर्नमेंट की इनकम कैसे हो सकती है, किसी भी लेवल पे आप इसको देख लो, चाहे खुद के लेवल पे देख लो या गवर्नमेंट के लेवल पे आप इसको देख लो। इनकम कैसे होगी, या तो आप कहीं पे जाके अपनी सर्विस दें, मतलब जैसे आप लोग कहीं ना कहीं जाके जॉब करते होंगे, तो वहां पे आप अपनी सर्विस दे रहे हैं और उस सर्विस के बदले आपको महीने के अंत में एक वेतनमान दिया जाता है, वो आपकी इनकम है। ठीक है, वैसे आपकी इनकम हो रही है। या फिर दूसरा क्या तरीका होता है, आपके पास कोई चीज पड़ी हुई है, यानी मान लो आपके मोबाइल है और आप मोबाइल को बेच रहे हैं, तो मोबाइल को बेच करके आपके पास पैसा आया, वो भी आपकी इनकम थी। ठीक है, या फिर एक और तरीका होता है, क्या तरीका है तीसरा, कि आप कहीं से लोन ले लीजिए। अगर आप कहीं से लोन लेते हैं तो लोन के माध्यम से आपके पास पैसा आता है और उसको भी क्या बोलते हैं, हम इनकम बोलते हैं। तो इनकम कितने तरीके से हो सकती है, या तो आप अपनी सर्विस दे दें कहीं पे जाकर के, उस सर्विस के बदले में आपको पैसा मिलेगा, या आप अपने एसेट्स, जो मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, मोबाइल क्या है, एक एसेट है। एसेट क्या होता है, एसेट कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मार्केट में बेच सकें और उससे आप पैसा कमा सकें, इसको हम एसेट बोलते हैं। तो अपने एसेट को बेचो, उससे भी आपकी इनकम होगी, या फिर आप कहीं पे जाकर के लोन ले लो, उससे भी आपकी इनकम होगी। लेकिन ये इनकम के साधन है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूं, जो मैंने आपको क्या बोला कि हम अगर अपनी सर्विस दें, तो अगर हम कहीं पे जाके अपनी सर्विस देते हैं, लेबर वर्क करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का लोन नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि तो मेरे को इनकम हो रही है, मैंने भविष्य में चुकानी है, ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई थी जो खत्म हो गई अब। यानी कि जैसे मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, मोबाइल को बेचने से क्या हुआ, मेरे पे इनकम तो हुई, लेकिन मेरा एसेट क्या हो गया, कम हो गया। मेरे पास एक मोबाइल था, अब वो मोबाइल मेरे पास नहीं है। लेकिन जब आप वहाँ पे जाके लेबर वर्क कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस देते टाइम क्या होता है, ना ही आपका एसेट कम हो रहा है और ना ही आपको उसके बदले में भविष्य में लोन चुकाना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है पहले में क्या हो जाएगा, ना आपको लोन देना पड़ेगा, ना ही आपका एसेट कम होगा। लेकिन दूसरे और तीसरे तरीके में क्या हो रहा है, दूसरे वाले में आपको इनकम हो रही है लेकिन आपका एसेट कम हो जा रहा है, और तीसरे तरीके में क्या हो रहा है, तीसरे वाले में आपकी इनकम तो हो रही है लेकिन साथ ही साथ आपके ऊपर एक बर्डन बढ़ जा रहा है कि आपको भविष्य में जाके इस पैसे को चुकाना भी है, और इंटरेस्ट के साथ इसको चुकाना है, क्योंकि आप लोन लेते हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट पड़ता है। तो ये होते हैं आपके इनकम के साधन। क्या क्या मैंने बताया, पहला, या तो आप क्या कर लो, अपनी सर्विस दे दो कहीं पे जा करके। अगर आप सर्विस देते हो तो आपके ऊपर ना ही लोन को चुकाने का बर्डन आता है, ना ही आपका एसेट कम होता है। या फिर दूसरा, आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो और क्या कर सकते हो, अपने एसेट्स को या एसेट्स के माध्यम से आप पैसे कमा सकते हो। ये दो तरीके आपके होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगी मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होगा, ना ही आपको लोन चुकाना पड़ेगा और ना ही आपके एसेट कम होंगे। लेकिन आप जब ये करोगे ना, तो इसमें आपको भविष्य में लोन चुकाना भी पड़ेगा। अगर आप एसेट बचोगे तो आपके पास एसेट की कमी हो जाएगी। तो ये दो चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो इसी आधार पे क्या होता है, इनकम को दो तरीके से बांटा जाता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आपको समझ आया कि इनकम को क्यों हम दो भाग में बांटते हैं, क्योंकि इनकम करने के तरीकों में डिफरेंस है। तो इनकम को दो तरीके से बांटा जाता है। वो दो तरीके क्या क्या है, पहला है हमारा रेवेन्यू इनकम। ठीक है, दो तरीके की इनकम हमारी होती है किसमें, इकोनॉमिक्स में, रेवेन्यू इनकम। और दूसरी इनकम होती है वो कौन सी होती है, कैपिटल इनकम। ठीक है, दूसरी क्या होती है, कैपिटल इनकम। ये दो तरीके की इनकम होती है, और ये होती किस आधार पे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इनकम करने के साधन और तरीके अलग अलग है
उसी आधार पे दो चीज़ों में बढ़ जाती है। कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पे इनकम को रिसीट भी लिखा जाता है, ठीक है, RECIAT, ये रिसीट भी लिख दिया जाता है, यानी कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट बात एक ही, रिसीट मतलब इनकम ही आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मिट गया कैपिटल इनकम, आप समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये दो तरीके की इनकम होती है, तो आप इनकम को समझ रहे हैं, इनकम क्या होती है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम होती है। हम समझते हैं एक एक करके रेवेन्यू इनकम क्या है और कैपिटल इनकम क्या है। देखो रेवेन्यू इनकम को समझते हैं। रेवेन्यू इनकम में क्या होता है, जब आप इस तरीके की इनकम करते हो ना, तो इससे ना ही आपके ऊपर लोन का बर्डन रहता है, ना ही आपके एसेट्स कम होते हैं। लोन को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ना ही आपके ऊपर लोन्स का वो होता है, कोई बर्डन रहता है नहीं, ना आपको लोन्स चुकाने हैं और ना ही आपके ऊपर एसेट्स कम होने का खतरा है, ठीक है। देखो लोन तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया था लोन, लेकिन लोन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब ही है कि आपको लोन चुकाना, ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो परिभाषा कैसे देंगे, रेवेन्यू इनकम वो इनकम है, अगर आप ये इनकम करते हैं तो इससे क्या होगा, या तो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, ऐसी इनकम जिसके माध्यम से या तो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ जाए, यानी कि आपका लोन बढ़ जाए, आपको लोन चुकाना पड़े, या फिर आपके एसेट्स कम हो जाए। अगर कोई ऐसी इनकम आप कर रहे हो, आप मतलब गवर्नमेंट ऐसी इनकम कर रही है जिसकी उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ जा रही है या फिर उसके एसेट्स कम हो जा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। समझ रहे हैं, सॉरी रेवेन्यू इनकम नहीं, इसको कैपिटल इनकम बोलते हैं। ना ही आपके फाइनेंशियल एसेट्स में बढ़ोतरी हो और ना ही आपके एसेट्स में कमी हो, इसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू इनकम बोलते हैं, ठीक है। ऐसी इनकम जिसके माध्यम से ना ही फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़े और ना ही आपके एसेट्स में कमी हो, तो ऐसी इनकम क्या कहलाएगी, रेवेन्यू इनकम कहलाएगी। ठीक, इसका उल्टा कैपिटल इनकम है। कैपिटल इनकम में क्या हो जाएगा, या तो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ जाए या फिर आपके एसेट्स में कमी हो जाए, ठीक है। ऐसी इनकम जिसके माध्यम से या तो आपके फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ जाए या फिर आपके एसेट्स में कमी हो जाए, इसको हम बोलते हैं कैपिटल इनकम। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही हो। मैंने पहले आपको बताया क्या इनकम करने के तरीके, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। रेवेन्यू इनकम में क्या होता है, ना आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ेगी, मतलब ना ही आपके ऊपर लोन का बर्डन आएगा, ना ही आपके एसेट्स कम होंगे, ना ही आपको कोई चीज बेचनी पड़ेगी। कैपिटल इनकम में क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ जाएगी और या फिर एसेट्स आपके कम हो जाएंगे। ये इनकम कैसे होती है, देखो गवर्नमेंट की रेवेन्यू इनकम कैसे होगी, जैसे वो आपसे टैक्स ले लेती है। अगर वो आपसे टैक्स ले रही है तो इसका ये मतलब नहीं गवर्नमेंट को आपको कुछ वापस करना है। गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है तो आप ये नहीं बोलोगे टैक्स का मेरे को इंटरेस्ट वापस दो 1 साल बाद 2 साल बाद, ऐसा नहीं होता है। टैक्स गवर्नमेंट के लिए होता है। आप पे फाइन पड़ेगा तो फाइन के माध्यम से आप पैसा चुकाएंगे, लेकिन उस पैसे के लिए गवर्नमेंट आपको आपकी मतलब कर्जदार नहीं है, आपको गवर्नमेंट उसके लिए पैसा वापस नहीं करेगी। कहीं पे फीस होता है, फीस होती है, फाइन होते हैं, टैक्स, ये सब चीज़ें हैं जिनके माध्यम से गवर्नमेंट की रेवेन्यू इनकम होती है। इससे ना ही गवर्नमेंट को लोन चुकाना पड़ता है, ना ही उसके एसेट्स में कोई कमी हो रही है। कैपिटल इनकम में क्या होता है, कैपिटल इनकम में या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ जाएगी या एसेट्स कट जाएंगे। मतलब कहीं से लोन ले लिया, बैंक से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया तो उसको भविष्य में चुकाना पड़ेगा, ठीक है। एसेट्स, अपने गोल्ड रिजर्व्स को बेचा, इन्होंने कुछ भी किया अपने एसेट्स को, तो या अपने अलग अलग कंपनी में गवर्नमेंट अपने स्टॉक्स खरीदे रहती है, उनको बेचती है, तो उससे एसेट्स उससे कम हो जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल किसको जाएंगे, कैपिटल इनकम के वो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो जब गवर्नमेंट अपने स्टॉक्स को बेचती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में अपने स्टॉक को खरीदते हो तो होती है इन्वेस्टमेंट, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आप उस स्टॉक को बेच देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आपको ये चीज़ समझ आ रही है, बोर्ड में एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि समझ तो आ ही रही होगी, इतना टफ ये नहीं, ठीक है। देखो इनकम को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, रेवेन्यू और कैपिटल। अब हम इसमें रेवेन्यू, देखो कैपिटल तो समझ आ ही रहा है कि या तो लोन लेंगे या फिर एसेट्स में कमी हो जाएगी। मेन समझते हैं रेवेन्यू इनकम क्या है या रेवेन्यू इनकम कैसे होती है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं और हम देखते हैं रेवेन्यू इनकम को। अब हम किसको देखेंगे, रेवेन्यू, ठीक है। कैपिटल इनकम को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो आपको समझ आ रहा है, या तो लोन ले रही है या फिर क्या कर रही है,
आप अपने एसेट्स को बेच रही है। रेवेन्यू इनकम में क्या होता है, रेवेन्यू इनकम भी दो तरीके की होती है। कौन कौन सी, मैंने आपको बताया रेवेन्यू इनकम कैसे होती है, टैक्स, फीस, फाइन्स, इस तरीके से गवर्नमेंट कमाती है, क्योंकि उसमें उसको ना फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ती है उसकी, ना उसके एसेट्स में कमी होती है, तो वो होती है रेवेन्यू इनकम। तो रेवेन्यू इनकम भी दो तरीके की हो जाती है। कौन सी, मैंने बताया टैक्स, तो एक हो गया टैक्स, टैक्स के माध्यम से जो कमा रही होगी रेवेन्यू इनकम में आएगा, और नॉन टैक्स के माध्यम से भी जो कमाएगी वो आपको किस में आ जाएगा, रेवेन्यू इनकम में आ जाएगा। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको क्या दिख रहा होगा, एक टैक्स है, टैक्स मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा, टैक्स मतलब क्या समझ में आ रहा है कि टैक्स मतलब कोई भी चीज आपको टैक्स पड़ता है तो वो कर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वहां से कमा रही है। तो ये नॉन टैक्स मतलब कर का ना होना, ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉन टैक्स मतलब आप कभी भी ये मत समझना कि कर नहीं है या टैक्स नहीं है। नॉन टैक्स मतलब टैक्स का ना होना नहीं होता है। नॉन टैक्स मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिस पर टैक्स ना हो उसको हम नॉन टैक्स में लेके आते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिस पर, या कोई भी ऐसा आइटम जिस पर टैक्स ना लगे, टैक्स ना लगे, ठीक है, जिस पे टैक्स ना लगे वो किस में आ जाती है, नॉन टैक्स में आ जाती है। नॉन टैक्स मतलब यहाँ पे ये मत समझना कि टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका शाब्दिक मतलब क्या है, जिस आइटम पे टैक्स नहीं लग रहा है वो नॉन टैक्स में रखी जाती है, और टैक्स में जिस आइटम पे टैक्स लग रहा है वो जिस टैक्स में आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे आपको फाइन पड़ गया तो फाइन कोई टैक्स नहीं है, तो नॉन टैक्स तरीके की रेवेन्यू इनकम उसकी हो जाएगी। लेकिन आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उस पर आपको टैक्स पड़ता है, या फिर आप इनकम करते हो, कुछ भी होता है, तो टैक्स के माध्यम से क्या होता है, यहाँ चले जाता है रेवेन्यू इनकम में। नॉन टैक्स मतलब टैक्स का ना होना नहीं है, इस स्टेटमेंट को जरूर आप ध्यान में रखें, इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब टैक्स का ना होना नहीं होता है, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा आइटम जिस पे टैक्स ना हो उसको हम नॉन टैक्स बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। जैसे आपको चालान कट गया, फाइन पड़ गया कहीं पे, तो वो सब चीज़ें नॉन टैक्स में आएंगी, और बाकी कोई भी चीज़ टैक्स में आएगी जिसपे भी आपको टैक्स पड़ता है। टैक्स समझना ईजी है। रेवेन्यू इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टैक्स और नॉन टैक्स में। आगे चलते हैं, देखो नॉन टैक्स को समझने में दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि नॉन टैक्स मतलब कोई भी ऐसी चीज जिस पर टैक्स ना पड़े। देखते हैं टैक्स। अब हम किसको देखते हैं, टैक्स को। बहुत जल्दी जल्दी इसमें आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो टैक्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। टैक्स भी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या मतलब है इन दोनों का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। देखो एक बार स्टार्टिंग से लेके आता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा, बजट देखा। बजट क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का बैलेंस होता है। एक्सपेंडिचर हम बाद में समझेंगे, पहले हम इनकम को समझ रहे हैं। इनकम को जब हम समझने के लिए आए तो हमारी इनकम को हमने दो तरीके से बांट लिया, क्योंकि इनकम करने के साधन या सोर्सेज अलग अलग थे। उस हिसाब से हमने रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम में इसको बांट दिया। कैपिटल इनकम ज़्यादा टफ नहीं है, या तो आप लोन लोगे या एसेट्स को बेचोगे, तो ये आ जाएगी कैपिटल इनकम में। हमने मेन क्या समझा, रेवेन्यू इनकम को पकड़ लिया। अब रेवेन्यू इनकम की हम बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू इनकम दो तरीके की हो जाएगी, एक टैक्स वाली हो जाएगी, एक नॉन टैक्स वाली हो जाएगी। टैक्स वाली वो जिस पे आपको टैक्स पड़ता है, नॉन टैक्स वाली इनकम वो जिसमें आपको टैक्स नहीं पड़ता है। अब नॉन टैक्स को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट है जिस पे टैक्स ना लगे। समझना किसको है, टैक्स को। तो हम टैक्स देख रहे हैं। टैक्स भी दो तरीके का हो जाता है, एक डायरेक्ट टैक्स हो जाता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है, देखो डायरेक्ट टैक्स क्या है, ऐसा टैक्स जो जिस व्यक्ति पे लग रहा है ना उसी को चुकाना पड़ेगा। मतलब उस टैक्स को या उस पैसे को या जो भी कुछ है उसको पे करने का बर्डन वो किसी और व्यक्ति पे, किसी दूसरे व्यक्ति पे नहीं डाल सकता है। ऐसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। नाम से ही मालूम चले, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। जिस व्यक्ति पे ये टैक्स पड़ेगा उसी व्यक्ति को ये टैक्स को चुकाना पड़ेगा, वो इसका बर्डन किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति पे नहीं डाल सकता है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, इनकम टैक्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जो इनकम कर रहा है, अगर मान लीजिए मैं कोई इनकम कर रहा हूँ, उस पर टैक्स अगर मुझे पड़ेगा तो टैक्स केवल और केवल मैं ही दूंगा, कोई और व्यक्ति उस टैक्स को नहीं देगा। तो क्या है, इनकम टैक्स। ऐसी कंपनी पे टैक्स पड़ता है तो कहलाता है क्या, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स भी इसी का एग्जाम्पल हो जाता है, एक्सेट्रा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक ऐसा टैक्स जिसको पे करने का बर्डन हम किसी और व्यक्ति पे नहीं डाल सकते हैं, वो होता है डायरेक्ट टैक्स,
ठीक इसका उल्टा हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाएगा, ऐसा टैक्स जिसको पे करने का बर्डन हम किसी दूसरे व्यक्ति पे या तीसरे व्यक्ति पे डाल सकते हैं। ये टैक्स कौन सा होता है, देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे हाल फिलहाल में आजकल आप लोग जूझ रहे हो उस चीज से, वो है जीएसटी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हैं, होटल में जब आप खाना खाते हैं आपके सामने जब बिल आता है तो आइटम का रेट तो उस पर लिखा ही रहता है ये आइटम कितने का था, लेकिन साथ में उसमें जीएसटी भी लगा होता है। एक्चुअली में वो जीएसटी लग रहा है उस होटल वाले पर, उस आइटम पर, लेकिन उसको पे कौन कर रहा है, आप। तो जो होटल का मालिक है वो उस जीएसटी को पे करने का बर्डन आप पे डाल देता है, यानी कि वो टैक्स पड़ उस पर है लेकिन पे आप कर रहे हैं। तो ऐसे टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हम बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस चीज को, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, एक ऐसा टैक्स जिसको पे करने का बर्डन हम किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति पर डाल सकते हैं, जबकि इसका ठीक उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स, जिसको पे करने का बर्डन हम किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति पे नहीं डाल सकते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स। ये आजकल जो चल रहा है क्या हो जाएगा, जीएसटी, क्योंकि अब सारे के सारे टैक्स को मर्ज करके, अधिकतर सारे को मर्ज करके बना दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स ये हो जाएगा। इसको हम एक और चीज़ क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का होता है। कैसे, नॉन ट्रांसफरेबल, यानी कि हम इस टैक्स को किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम किसी और पे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मेरे को चुकाना है तो मैं इसको किसी और पे बर्डन डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेबल। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी थी। ये होता है नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का, ये होता है ट्रांसफरेबल नेचर का। ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स ट्रांसफरेबल है या कौन सा नॉन ट्रांसफरेबल है, तो आप उसको देख करके लगा लेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स नॉन ट्रांसफरेबल, बाकी जीएसटी वगैरह ट्रांसफरेबल टैक्स हो जाता है। तो ये था टैक्स के बारे में, आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीज हो गए। देखो अब हम आगे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम समझ चुके हैं। ठीक है, इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो समझ आ ही रहा है कि जिस पे पढ़ेगा वो दे देगा। अब इसमें पढ़ना क्या है, हमें इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ना है, जो है जीएसटी। यानी कि जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, जीएसटी रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जानना चाहिए हमें इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ ही साल पहले इसको लाया गया है। देखिए जीएसटी हमें समझना है, लेकिन जीएसटी हम समझेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम इसको नहीं समझेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हम इतना ही समझेंगे, बहुत लंबे लेक्चर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज का ये टॉपिक बजट जितना भी हमने पढ़ा ये आपको समझ आया होगा। क्विक रिवीजन आपको एक बार दे देता हूँ, 1 मिनट के अंदर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बजट से शुरुआत करी थी। बजट से हमने शुरुआत करी थी। बजट क्या होता है, एक बैलेंस होता है, बैलेंस बिटवीन आपकी एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बीच का तो बैलेंस है, उसको हम बोलते हैं बजट। ठीक है, और इस बजट के मैंने 2 हिस्से करे, यानी कि एक इनकम और एक एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम इनकम को निपटा रहे हैं। तो हम इनकम में आते हैं, तो इनकम आपकी 2 तरीके की होती है, एक होती है आपकी रेवेन्यू इनकम, एक होती है आपकी कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम वो इनकम होती है जिससे या तो आपकी ना आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी उसमें बढ़ती है, ना ही आपके एसेट इसमें कम होते हैं। तो ये कौन सी इनकम होती है, आपकी रेवेन्यू इनकम होती है। लेकिन आपकी जो कैपिटल इनकम होती है वो ये इनकम होती है जिसमें या तो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ जाए या आपके एसेट्स कम हो जाएं। इसमें आप या तो लोन लेते हो या फिर अपने एसेट्स को बेचते हो, लेकिन इसमें आप ऐसा कुछ नहीं करते हो। तो इस चीज़ को तो हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, या तो बेचना है लोन लेना है, समझना है रेवेन्यू इनकम को। तो रेवेन्यू इनकम फिर हमारी 2 तरीके की हो जाती है। रेवेन्यू इनकम 2 तरीके की हो जाती है, कौन कौन सी, एक होती है आपकी टैक्स, एक होती है नॉन टैक्स। टैक्स यानी कि जिन आइटम से टैक्स लगता है वहाँ से जो गवर्नमेंट कमाती है वो आती है टैक्स वाली इनकम, टैक्स रेवेन्यू इनकम। और जिन पे टैक्स नहीं लगता है वहाँ से जो गवर्नमेंट कमाती है वो आती है नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम। नॉन टैक्स समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि फीस फाइन्स यहाँ से कमा लेती है, समझना है कि इसको टैक्स को। तो देखो टैक्स फिर 2 तरीके का होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वो जिसका बर्डन आप किसी और पे डाल नहीं सकते हो, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन आप किसी और पे इजीली डाल सकते हो। ये जैसे आपका इनकम पे लगता है, कॉर्पोरेट पे लगता है, तो ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। ये होता है जैसे जीएसटी, होटल में खाना खाने जाते हो तो टैक्स लगता है होटल के मालिक पे, टैक्स पे करते हो आप, तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स।
तो इतना ही था आज के इस टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें हम समझेंगे जीएसटी को। जीएसटी एक बहुत ही मेन टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझना बेहद ज़रूरी हमारे लिए है। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जो होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।